हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कवर किया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट से, इस एक्ट का इन्फोर्समेंट। तो चैप्टर 7 में हमें सेक्शन 29 से सेक्शन 42 तक कवर करना है। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 29 से सेक्शन 35 तक करेंगे और रिमेनिंग सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 29 डील्स विद अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगर सेक्शन 26 जिम्मेदारी बताता है तो सेक्शन 29 बताता है कि कौन जिम्मेदार है इन्फोर्स करने के लिए। चलिए सब सेक्शन 1 देखेंगे। सबसे पहले द फूड अथॉरिटी एंड द स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। दो मेन अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे। कौन कौन है? एक तो है फूड अथॉरिटी, ठीक है, और दूसरी है स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी, राइट। जो फूड अथॉरिटी है यानी कि FSSAI, फूड अथॉरिटी कौन सी है? FSSAI। ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है, और स्टेट फूड स्टेट सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्टेट लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। एक्ट सिर्फ बना देना ही काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी इन्हीं अथॉरिटीज़ को करना है। तो नाम याद रखिएगा दोनों अथॉरिटीज़ के, ठीक है। कौन कौन सी हैं? फूड अथॉरिटी है और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। सब सेक्शन 2 द फूड अथॉरिटी एंड द स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ shall monitor and verify that the relevant requirements of law are fulfilled by food business operators at all stages of food businesses। सब सेक्शन 2 बोलता है सिर्फ इन्फोर्स करना काफ़ी नहीं होता, इसलिए लॉ कहता है अथॉरिटीज़ का काम है मॉनिटर करना और वेरीफाई करना कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स एक्ट के रूल्स को हर स्टेज पर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। स्टेजेस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल। फॉर एग्जांपल एक फूड सेफ फैक्ट्री में बना लेकिन स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट में अनसेफ हो गया तो अथॉरिटी फिर भी एक्शन लेगी। Subsection 3 the authority shall maintain a system of control and other activities as appropriate to the circumstances, including public communication on food safety and risk, food safety surveillance, and other monitoring activities covering all stages of food business। इस सबसेक्शन का फोकस है प्रिवेंशन प्लस अवेयरनेस। क्या है? प्रिवेंशन प्लस अवेयरनेस। अथॉरिटीज़ कंट्रोल सिस्टम बनाएगी, पब्लिक को इन्फॉर्म करेगी, फूड सेफ्टी रिस्क और अनसेफ फूड अलर्ट्स को चेक करेगी, सर्विलेंस, मार्केट मॉनिटरिंग, सैंपल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन। सिर्फ पनिशमेंट नहीं, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन इसका मेन एम है। Subsection 4 the food safety officers shall enforce and execute within their area the provision of this act with respect to which the duty is not imposed expressly or by necessary implication on some other authority। ग्राउंड लेवल इन्फोर्समेंट का काम फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। कौन करेगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन करेगा, सैंपल लेगा, नोटिस देगा, सीजर करेगा, जब तक किसी और अथॉरिटी को स्पेशली ड्यूटी ना दी हो। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखना है? रेजिडुअल इन्फोर्समेंट पावर ऑफ FSO, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सबसेक्शन 5 पे। The regulations under this act shall specify which of the food safety officers are to enforce and execute them, either generally or in relation to cases of a particular description or a particular area, and any such regulations or orders may provide for the giving of assistance and information by any authority concerned in the administration of the regulations or orders or of any provision of this act to any other authority so concerned for the purposes of their respective duties under them। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लॉ बोलता है रेगुलेशंस डिसाइड करेगी कौन सा फूड सेफ्टी ऑफिसर
किस एरिया में किस टाइप के केस में कौन सा प्रोविजन इन्फोर्स करेगा। इसके साथ साथ एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी से असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन ले सकती है ताकि ओवरलैपिंग ना हो, सिस्टम स्मूथ चले, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहे। सबसेक्शन 6, The Commissioner of Food Safety and designated officer shall exercise the same powers as are conferred on the Food Safety Officer and follow the same procedure specified in this Act. Subsection 6 बोल रहा है Commissioner of Food Safety and designated officer के पास भी वही सेम पावर्स होंगी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास होती हैं। मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं, एक्ट के प्रोविजंस इन्फोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ एफएसओ करेगा, सीनियर ऑफिसर नहीं। सिर्फ पावर देना काफ़ी नहीं होता, इसलिए लॉ आगे बोलता है कमिश्नर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो एक्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए दिया गया है। मतलब आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से रूल्स नहीं बना सकते, जो प्रोसेस एक्ट में लिखा है वही फॉलो होगा। पावर प्लस प्रोसीजर इज इक्वल्स टू रूल ऑफ लॉ। सेक्शन 30 डील्स विद कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, स्टेट के फूड सेफ्टी के कमिश्नर। सबसेक्शन 1, the state government shall appoint the commissioner of food safety for the state for efficient implementation of food safety and standards and other requirements laid down under this act and the rules and regulations made thereunder. सबसे पहले समझो कमिश्नर होता कौन है। लॉ कहता है स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। किसे अपॉइंट करेगी? कमिश्नर को। रीज़न क्या है? ताकि फूड सेफ्टी एक्ट उसके रूल्स और रेगुलेशन एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो सकें। मतलब कमिश्नर जो है वो स्टेट का हेड अथॉरिटी फॉर फूड सेफ्टी। सबसेक्शन 2, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली। यहाँ एक्ट कमिश्नर को रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो परफॉर्म करेगा इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई भी एक फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस की बात हो रही है? प्रोहिबिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड आइदर इन द होल ऑफ द स्टेट और एनी एरिया or part thereof for such period not exceeding 1 year as may be specified in the order notified in his behalf in the official gazette. कमिश्नर पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल को बैन कर सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? बैन पूरे स्टेट में भी हो सकता है या फिर किसी एक एरिया में हो सकता है, किसी पार्ट में हो सकता है। मैक्सिमम पीरियड क्या होगा? 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के लिए बैन नहीं किया जा सकता। ऑर्डर ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ऑयल या मिल्क में कॉन्टैमिनेशन पाई जाए तो कमिश्नर उस फूड को 1 साल तक स्टेट में बैन कर सकता है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? टर्म याद रखना है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ओनली सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही कर सकता है। क्लॉज बी, carry out survey of the industrial units engaged in the manufacture or processing of food in the state to find out compliance by such units of the standards notified by the food authority for various articles of food. क्लॉज बी क्या बोल रहा है? कमिश्नर स्टेट के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट का सर्वे करवा सकता है। इसका पर्पस क्या है? सर्वे करवाने का पर्पस ये चेक करना है कि FSSAI के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। मतलब कमिश्नर ग्राउंड रियलिटी वेरीफाई करता है। क्लॉज सी, कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द पर्सनल ऑफ द ऑफिस of the Commissioner of Food Safety and on a wider scale for different segments of food chain for generating awareness on food safety. क्लॉज सी क्या बोल रहा है? कमिश्नर अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए और पूरी फूड चेन यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेके सेलर तक के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? फूड सेफ्टी अवेयरनेस देना और लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लॉ सिर्फ पनिशमेंट का नहीं, प्रिवेंशन प्लस अवेयरनेस का भी है।
Clause D. Ensure an efficient and uniform implementation of the standard and other requirements as specified, and also ensure a high standard of objectivity, accountability, practicability, transparency and credibility. क्लॉज डी क्या बोल रहा है? इस क्लॉज का फोकस है, क्या क्या फोकस है? यूनिफॉर्मिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रैक्टिकेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी। मतलब कमिश्नर इंश्योर करता है कि फूड सेफ्टी का लॉ सिर्फ लिखा हुआ ना रहे, बल्कि ग्राउंड पर फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्लाई हो। क्लॉज ई, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है यहाँ पे कि कमिश्नर उन ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है जहाँ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है। मतलब बिना कमिश्नर की परमिशन के सीरियस क्रिमिनल केस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सेफगार्ड है अगेंस्ट मिसयूज। करेक्ट। Such other functions as the state government may, in consultation with the food authority, prescribe. State government food authority की कंसल्ट करके, फूड अथॉरिटी से कंसल्ट करके कमिश्नर को एडिशनल ड्यूटीज़ जो है दे सकती है। लॉ फ्लैक्सिबल रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो फूड सेफ्टी के कमिश्नर के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे या किए जा सकते हैं। Subsection 3. The Commissioner of Food Safety may by order delegate subject to such condition and restriction as may be specified in the order such of his powers and functions under this act, except the power to appoint designated officer, food safety officer and food analyst as he may deem necessary or expedient to any officer subordinate to him. अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? कमिश्नर अपनी कुछ पावर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, किसको? सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन 3 पावर्स जो हैं वो डेलीगेट नहीं कर सकता। कौन कौन सी पावर्स नहीं कर सकता डेलीगेट? यहाँ पे दिया गया है, एक्सेप्ट द पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर नहीं दे सकता, फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर नहीं दे सकता, और फूड एनालिस्ट को अपॉइंट करने की पावर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को नहीं दे सकता है। रीज़न क्या है? अपॉइंटमेंट इज इक्वल्स टू कोर अथॉरिटी, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ये पावर। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 31 डील्स विद लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन फूड बिजनेस का एंट्री गेट है, मतलब कौन फूड बिजनेस कर सकता है, कैसे कर सकता है, लाइसेंस कब चाहिए और रजिस्ट्रेशन कब काफ़ी है, सब कुछ यहीं क्लियर होता है। Subsection 1. No person shall commence or carry on any food business except under a license. लॉ सीधा बोलता है कोई भी पर्सन फूड बिजनेस स्टार्ट या कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। मतलब मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। बेसिक रूल क्या है यहाँ पर? नो लाइसेंस is equals to no food business, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सबसेक्शन 2 पे। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to a petty manufacturer who himself manufactures or sells any article of food, or a petty retailer, hawker, itinerant vendor, or a temporary stall holder, or small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny food business operator, but they shall register themselves with such authority and in such manner as may be specified by regulations, without prejudice to the availability of safe and wholesome food for human consumption or affecting the interest of the consumers. अब देखिए क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2। यहाँ पर लॉ थोड़ा प्रैक्टिकेबल बनता है। ये सबसेक्शन बोलता है कि सबसेक्शन 1 जो यहाँ पे दिया गया है कि बिना लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं करते, ये सब लोगों पर अप्लाई नहीं होता। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? पेटी मैन्युफैक्चरर, जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे रिटेलर हैं, ठीक है। हॉकर, इटिनेरेंट वेंडर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो
प्लेस प्लेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे जाके बेच रहा है चीज़ें खाने की। जैसे आप देखते हो स्टेशन पे कभी इधर जाता है, कभी ट्रेन में चढ़ के दूसरे स्टेशन चले गए। जो ट्रैवलिंग करते हुए फूड बिजनेस कर रहे हैं उन पर अप्लाई नहीं होता। टेम्पररी स्टॉल जो लगा के रखी है जिसने, उस पर अप्लाई नहीं होता। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होता। टाइनी फूड बिजनेस ऑपरेटर पर ये वाला जो सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ठेले वाला, छोटी मिठाई की दुकान, घर से अचार पापड़ बनाने वाला, इन्हें लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है इनको? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए, सेफ और होलसम फूड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रहेगी और कंज्यूमर के इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? सब सेक्शन 3, एनी पर्सन desirous to commence or carry on any food business shall make an application for grant of a license to the designated officer in such manner containing such particulars and fees as may be specified by regulation. अगर आप लाइसेंस कैटेगरी में आते हो, आपको डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास एप्लीकेशन देनी होगी। किसके पास? डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए, रिक्वायर्ड डिटेल्स होनी चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वहाँ पर आपको देनी होगी। सब कुछ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। Subsection 4. The designated officer on receipt of an application under subsection 3 may either grant the license or after giving the application an opportunity of being heard and for reason to be recorded in writing, refuse to grant a license to any applicant if he is satisfied that it is necessary so to do in the interest of public health and shall make available to the applicant the copy of the order. अब देखिए सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? लाइसेंस ग्रांट करना या फिर रिफ्यूज़ करना। दो ऑप्शन होते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। ठीक है, पहला ऑप्शन कि वो ग्रांट कर दे, लाइसेंस दे दे जब उसके पास एप्लीकेशन आए। सेकंड, वो रिफ्यूज़ कर दे। लेकिन रिफ्यूज़ करने से पहले उसको क्या करना होगा? एप्लीकेंट को सुनना होगा, सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रिटन रीजंस उसको रिकॉर्ड करने होंगे। रीज़न होना चाहिए पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में और एप्लीकेंट को ऑर्डर की कॉपी देनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर रीज़न किस बात का मांग रहे हैं? रीज़न मांग रहे हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब देखेंगे इसका प्रोविज़ो। Provided that if a license is not issued within 2 months from the date of making the application or his application is not rejected, the applicant may start his food business after expiry of the said period. In such a case, the designated officer shall not refuse to issue a license but may, if he considers necessary, issue an improvement notice under section 32 and follow procedures in that regard. देखिए प्रोविज़ो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर एप्लीकेशन के 2 महीने के अंदर लाइसेंस इशू नहीं होता और रिजेक्ट भी नहीं होता, मतलब कि विद इन 2 मंथ्स अगर लाइसेंस इशू भी नहीं हो रहा और रिजेक्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, पेंडिंग है मतलब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेंट जो है 2 महीने के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड 2 महीने के बाद क्या कर सकता है? बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर लाइसेंस रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट नोटिस सेक्शन 32 दे सकता है। ठीक है, मतलब लॉ अननेसेसरी डिले को अलाउ नहीं करता। सब सेक्शन 5, एवरी लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। हर लाइसेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, और प्रिस्क्राइब कंडीशन के साथ होगा। सब कुछ रेगुलेशंस डिसाइड करेंगी। Subsection 6. A single license may be issued by the designated officer for one or more article of food and also for different establishments or premises in the same area. Subsection 6 बोल रहा है कि एक designated officer एक ही लाइसेंस दे सकता है मल्टीपल फूड आर्टिकल्स के लिए और मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होगा? कंडीशन है कि सेम एरिया में होनी चाहिए प्रेमाइसेस। ठीक है, सब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? इफ़ द आर्टिकल ऑफ फूड आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड, सोल्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल एट डिफरेंट प्रेमाइसेस सिचुएशन इन मोर देन वन एरिया, सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी मेड एंड सेपरेट लाइसेंस शैल बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रेमाइसेस नॉट फॉलिंग विद इन द सेम एरिया। सब सेक्शन 7 बोल रहा है कि अगर डिफरेंट एरिया है फूड बिजनेस करने का, डिफरेंट एरिया है तो फिर क्या होगा?
डिफरेंट लाइसेंस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर प्रमाइसेस अलग अलग एरियाज़ में हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट लाइसेंस, सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट लाइसेंस होंगे। यहाँ पर एरिया जुरिस्डिक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सब सेक्शन 8, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस शैल लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अगर लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ सब सेक्शन 8 में अपील की बात हो रही है कि अपील की जाएगी, किसके पास की जाएगी? फूड सेफ्टी के कमिश्नर के पास। मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर का डिसीजन फाइनल नहीं है। लाइसेंस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो अपील की जा सकती है, किसके पास की जाएगी? फूड सेफ्टी के कमिश्नर के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Subsection 9. A license unless suspended or cancelled earlier shall be in force for such period as may be specified by regulation. अब सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है? लाइसेंस प्रिस्क्राइब पीरियड तक वैलिड होता है। ठीक है, लाइसेंस कब तक वैलिड होता है? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक वैलिड होता है अगर रिन्यूअल एप्लीकेशन एक्सपायरी से पहले दे दी। लाइसेंस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा जब तक रिन्यूअल का डिसीजन ना आ जाए। लाइसेंस को सस्पेंड या फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक वो रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है किसी पीरियड के लिए। कोई टाइम पीरियड दिया होता है लाइसेंस का, ठीक है, किसी प्रिस्क्राइब पीरियड तक ही वैलिड होता है, तब तक वो सस्पेंड और कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए प्रोविज़ो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट इफ़ एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस is made before the expiry of the period of validity of the license shall continue to be in force until orders are passed on the application। देखिए प्रोविज़ो क्या बोल रहा है कि अगर रिन्यूअल एप्लीकेशन, लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन एक्सपायरी होने से पहले दे दी, ठीक है, जो पहले लाइसेंस था उसकी एक्सपायरी डेट के पहले ही आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा जब तक रिन्यूअल का डिसीजन ना आ जाए। ठीक है, अब सब सेक्शन 10 देखेंगे हम। द लाइसेंस शैल सबसिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर नंबर ऑफ हिज फैमिली अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 months बिगनिंग विथ हिज डेथ और सच लॉन्गर पीरियड एज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर में अलाउ। अब देखिए सब सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? डेथ ऑफ लाइसेंस होल्डर। मान लीजिए अगर लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा कितने महीने तक? 3 महीने तक या उससे ज़्यादा अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अलाउ करें। लाइसेंस डिसीज्ड के यानी कि मृत व्यक्ति के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेम्बर के बेनिफिट में रहेगा। पर्पस क्या है? बिजनेस सडनली बंद ना हो जाए अगर उस होल्डर की, लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 31। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 32 पे, जो कि डील करता है इम्प्रूवमेंट नोटिस से। ये सेक्शन पनिशमेंट से पहले करेक्शन का चांस देता है। फूड सेफ्टी एक्ट का अप्रोच ये है कि पहले सुधारो, तुरंत लाइसेंस कैंसिल नहीं करो। Subsection 1. If the designated officer has reasonable ground for believing that any food business operator has failed to comply with any regulation to which this section applies, he may, by a notice served on that food business operator in this act referred to as an improvement notice। देखिए, अगर designated officer को reasonable ground लगता है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर FBO रेगुलेशन का प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर रहा तो वो सीधा पनिशमेंट नहीं देता, बल्कि वो एक रिटन नोटिस देता है। क्या देता है? एक रिटन नोटिस देता है, जिसको बोला जाता है इम्प्रूवमेंट नोटिस। ठीक है, सब सेक्शन क्लॉज ए स्टेट द ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। इम्प्रूवमेंट नोटिस में ऑफिसर को लिखना होता है कि किस बेसिस पर उसे लगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा। क्लॉज बी स्पेसिफाई द मैटर्स विच कॉन्स्टिट्यूट द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फेलियर सो टू कंप्लाई। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि तुम गलत हो, ऑफिसर को क्लियर करना होगा कौन सी रेगुलेशन वायलेट हुई, किस चीज़ में नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, तो पर्पस क्या है इसका कि FBO का कंफ्यूजन ना रहे। Clause C. Specify the measures which, in the opinion of the said authority,
द फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट टेक इन ऑर्डर टू सिक्योर कंप्लायंस एंड क्लॉज सी क्या बोल रहा है, अब ऑफिसर बताएगा कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे ताकि कंप्लायंस अचीव हो सके। फॉर एग्जांपल हाइजीन इम्प्रूव करनी है, टेम्परेचर कंट्रोल लगाना है, लेबलिंग सही करनी है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें वो मार्क कर सकता है। क्लॉज डी रिक्वायर द फूड बिजनेस ऑपरेटर टू टेक दोज मेजर्स और मेजर्स विच आर एट लीस्ट इक्विवेलेंट टू दैम विद अ रीजनेबल पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 14 days एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। टाइम लिमिट देना, इम्प्रूवमेंट नोटिस में ये भी लिखा होगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को कितने टाइम में स्टेप्स लेने हैं। मिनिमम टाइम यहाँ पे क्या है, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन से कम नहीं हो सकता वो टाइम। और फूड बिजनेस ऑपरेटर सेम मेजर्स ले या इक्विवेलेंट मेजर्स भी ले सकता है। सब सेक्शन 2, if the food business operator fails to comply with an improvement notice, his license may be suspended. अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर ने इम्प्रूवमेंट नोटिस कंप्लाई नहीं की तो लाइसेंस उसका सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ भी पहले क्या है, वार्निंग है, फिर सस्पेंशन है। सब सेक्शन 3, if the food business operator still fails to comply with the improvement notice, the designated officer may, after giving the license an opportunity to show cause, cancel the license granted to him. अगर सस्पेंशन के बाद भी कंप्लायंस नहीं हुई तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या कर सकता है, शो कॉज नोटिस देगा। क्या देगा, शो कॉज नोटिस देगा, लाइसेंस होल्डर को सुनेगा, उसके बाद ही लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। शो कॉज नोटिस क्या है कि वहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपना रीज़न दिखाना है, ठीक है, कि क्यों वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर में सस्पेंड एनी लाइसेंस फोर्थविथ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। प्रोविजो क्या बोल रहा है, पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर सकता है। कंडीशन क्या होगी, रीजंस रिटन में रिकॉर्ड करने होंगे। फॉर एग्जांपल सीरियस कंटामिनेशन, इमीडिएट डेंजर। Subsection 4, any person who is aggrieved by an improvement notice, refusal to issue a certificate as to improvement, or cancellation or suspension or revocation of license under this act may appeal to the Commissioner of Food Safety, whose decision thereon shall be final. देखिए सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है इम्प्रूवमेंट नोटिस से या फिर इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट ना मिलना या फिर लाइसेंस का सस्पेंशन और कैंसिल हो जाना, अपील किसके पास की जाएगी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपील किसके पास होनी है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास की जाएगी और कमिश्नर का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। सब सेक्शन 5, the period within which such an appeal may be brought shall be 15 days from the date on which notice of the decision was served on the person desiring to appeal, or in the case of an appeal under subsection 1, the said period or the period specified in the improvement notice whichever expires earlier. सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, अपील का टाइम लिमिट कितना है, 15 दिन है। कितना है, 15 दिन, याद रखिएगा यहाँ पे, नोटिस सर्व होने के दिन से। और क्लॉज भी बात कर रहा है या इम्प्रूवमेंट नोटिस में दिया गया पीरियड जो पहले एक्सपायर हो, ठीक है, वही एप्लीकेबल होगा। अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस में अलग से कोई टाइम लिमिट दिया गया है, ठीक है, वो या फिर 15 दिन जो भी पहले हो जाए वही एप्लीकेबल होगा, मतलब कि डिले यहाँ पर अलाउ नहीं है। एक्सप्लेनेशन समझेंगे अब। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, द मेकिंग ऑफ द कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी द ब्रिंगिंग ऑफ द अपील। इस सबसेक्शन के लिए कंप्लेंट करना, ठीक है, कंप्लेंट बनाना भी अपील करने के बराबर माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 33 डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑर्डर्स। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब सिर्फ इम्प्रूवमेंट या सस्पेंशन काफ़ी नहीं होता। यहाँ कोर्ट डायरेक्टली बिजनेस पर रोक लगा सकती है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए सब सेक्शन 1, इफ़ एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड द कोर्ट बाय और बिफोर विच ही इज सो कन्विक्टेड इज सेटिस्फाइड दैट द हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट फूड बिजनेस। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, कोर्ट तब प्रोहिबिशन ऑर्डर पास कर सकती है जब दो कंडीशन हो और दोनों सेटिस्फाई हो। कौन सी दो कंडीशन दी गई हैं, पहली कंडीशन
कि फूड बिजनेस ऑपरेटर इस एक्ट के अंतर्गत कन्विक्ट हो चुका है, यानी कि दोष सिद्ध हो चुका हो। और सेकंड सिचुएशन है, कोर्ट को ये भी लगे कि उस फूड बिजनेस से हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट करता है। दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं। उसके बाद द कोर्ट आफ्टर गिविंग द फूड बिजनेस ऑपरेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मे बाय एन ऑर्डर इम्पोज द फॉलोइंग प्रोहिबिशंस, नेमली कोर्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर को सुनवाई का मौका देगी, फिर प्रोहिबिशन ऑर्डर पास कर सकती है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोहिबिशन दिए गए हैं यहाँ पे, 3 तरह के प्रोहिबिशन ऑर्डर्स होंगे। अ प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ द प्रोसेस और ट्रीटमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ द फूड बिजनेस। पहला कौन सा टाइप है, प्रोसेस और ट्रीटमेंट पर बैन। कोर्ट कह सकती है ये पर्टिकुलर प्रोसेस या ट्रीटमेंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनसेफ केमिकल ट्रीटमेंट, एडल्ट्रेशन मेथड। सेकेंड जो टाइप है प्रोहिबिशन का, that is a prohibition on the use of the premises or equipment for the purpose of the food business or any other food business of the same class or description। कोर्ट कह सकती है कि ये प्रेमाइसेस या इक्विपमेंट इस फूड बिजनेस या इसी टाइप के किसी और फूड बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होंगे। थर्ड, अ प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ प्रेमाइसेस और इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी फूड बिजनेस। थर्ड है में कोर्ट कह सकता है कि ये प्रेमाइसेस और इक्विपमेंट किसी भी फूड बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होंगे। ये सबसे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द कोर्ट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी सो टू डू बाय एन ऑर्डर इम्पोज अ प्रोहिबिशन ऑन द फूड बिजनेस ऑपरेटर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी फूड बिजनेस और एनी फूड बिजनेस ऑफ अ क्लास और डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। कोर्ट और आगे जा सकती है, अगर ज़रूरी लगे तो कोर्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर को किसी भी फूड बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोक सकती है। मतलब बिजनेस चलाना, डिसीजन लेना, कंट्रोल रखना, सब पर बैन लगा सकती है कोर्ट। सब सेक्शन 3, as soon as practicable after the making of an order under subsection 1 or subsection 2 in this act referred to as prohibition order, the concerned food safety officer shall serve a copy of the order on the food business operator and, in the case of an order under subsection 1, affix a copy of the order at a conspicuous place on such premises used for the purposes of the food business। जैसे ही प्रोहिबिशन ऑर्डर पास होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर की कॉपी सर्व करे, किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। और अगर सबसेक्शन 1 का ऑर्डर है प्रीमाइसेस पर नोटिस चिपकाना, ठीक है, कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, तो वहाँ पर नोटिस को चिपकाया जाएगा। एंड any person who knowingly contravenes such an order shall be guilty of an offence and shall be punishable with a fine which may extend to 3 लाख रुपीज़। देखिए जो भी जानबूझकर वॉयलेट करेगा, ठीक है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, उल्लंघन करेगा, तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 3 लाख तक का फाइन लग सकता है। Subsection 4, the concerned food safety officer shall, with the approval of the designated officer, issue a certificate to the effect that the food business operator has taken sufficient measures justifying lifting of the prohibition order within 7 days of his being satisfied on an application made by the food business operator. For such a certificate or the said officer shall, देखिए अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर कहता है मैंने सब सुधार कर लिया, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अप्रूवल से सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, ठीक है। टाइमलाइन क्या होगा यहाँ पे, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 days। डिटरमाइन एज सून एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल एंड इन एनी इवेंट विद इन 14 days whether or not he is so satisfied। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 14 दिन के अंदर रीज़न के साथ रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इफ़ ही डिटरमाइंस दैट ही इज़ नॉट सो सेटिस्फाइड, नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑफ द रीज़न फॉर दैट डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो सब सेक्शन 4 में क्या था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अप्रूवल से एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर से तो 7 दिन के अंदर कर लेगा, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो 14 दिन के अंदर जारी करेगा विद रीजंस, ठीक है।
अब देखिए सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है. अ प्रोहिबिशन ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट अपॉन द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाइड on an application made by the food business operator not less than 6 months after the prohibition order has been passed, that the food business operator has taken sufficient measures justifying the lifting of the prohibition order. Prohibition order minimum 6 months, ठीक है, नॉट लेस देन 6 मंथ, मिनिमम 6 महीने के बाद कोर्ट के सेटिस्फेक्शन पर ही हटेगा. कोर्ट कहेगी क्या सफिशिएंट मेजर्स लिए गए हैं या नहीं. ठीक है, तो जो प्रोहिबिशन ऑर्डर होगा वो कोर्ट के सेटिस्फेक्शन पर ही हट सकता है, वो भी मिनिमम 6 महीने के बाद. अब देखिए सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है. The court shall give a direction on an application by the food business operator if the court thinks it proper so to do, having regard to all circumstances of the case, including in particular the conduct of the food business operator since the making of the order, but no such application shall be entertained if it is not made. तो सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि कोर्ट डायरेक्शन तब देगी जब सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करें. ठीक है, जब सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करें, लेकिन 6 महीने से पहले एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी. ठीक है, within 6 months after the making of the prohibition order or within 3 months after the making by the food business operator of a previous application for such a direction. ठीक है, लेकिन 6 महीने से पहले एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी या 3 महीने के अंदर रिपीट एप्लीकेशन नहीं होगी. लॉ मिसयूज रोकता है. ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या है. एनी रेफरेंस above shall apply in relation to a manager of a food business as it applies in relation to food business operator, and any reference to the food business operator of the business or to the business operator shall be construed accordingly. Clause 1 बोल रहा है जब बात फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए बोली गई है तो मैनेजर पर भी इक्वली अप्लाई होगी, मतलब मैनेजर बच नहीं सकता. एंड सेकंड क्या दिया है यहाँ पर, मैनेजर. मैनेजर का क्या मतलब है. इन रिलेशन टू फूड बिजनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर विद द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस. जो डेली बिजनेस ऑपरेशन संभालता है, चाहे पूरा या फिर पार्ट वाइज, वो होगा मैनेजर. ठीक है, तो जो सेक्शन 33 है एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट प्रोविजन है. जब फूड बिजनेस पब्लिक हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट बन जाता है तो कोर्ट सिर्फ फाइन या सस्पेंशन पर नहीं रुकती बल्कि बिजनेस चलने पर भी रोक लगा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे. सेक्शन 34 डील्स विथ इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिसेस एंड ऑर्डर्स. देखिए सेक्शन 33 नॉर्मल प्रोहिबिशन के लिए था, लेकिन जो सेक्शन 34 है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है. कौन सी सिचुएशन के लिए है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है. यहाँ डिले अलाउड नहीं होता क्योंकि पब्लिक हेल्थ इमीडिएट डेंजर में होती है. क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1. इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट with respect to any food business, he may, after a notice served on the food business operator in this act referred to as an emergency prohibition notice, apply to the Commissioner of Food Safety for imposing the prohibition. Subsection 1 क्या बोल रहा है. अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लगता है कि किसी फूड बिजनेस के से हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट करती है, किसी भी फूड बिजनेस से हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस देता है. किसको देता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर को. इस नोटिस को एक्ट कहता है, क्या कहता है, इस नोटिस को एक्ट कहता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस. इसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास अप्लाई करेगा ताकि प्रोहिबिशन लगाई जा सके. तो यहाँ पर नोटिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नोटिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वार्निंग प्लस इंफॉर्मेशन. ठीक है. सबसेक्शन 2. If the Commissioner of Food Safety is satisfied on the application of such an officer that the health risk condition exists with respect to any food business, he shall by an order impose the prohibition.
अब डिसीजन कमिश्नर लेगा। डिसीजन कौन लेगा? कमिश्नर लेगा। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है कि हेल्थ रिस्क रियल है, कि सच में हेल्थ रिस्क है, तो वो रिटन ऑर्डर पास करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक है, क्या पास करेगा? रिटन नोटिस पास करेगा। मतलब अब प्रोहिबिशन लीगली इन्फोर्सिएबल हो गई है। ठीक है, सब सेक्शन 3 देखिए। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल नॉट अप्लाई फॉर एन इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अनलेस एटलीस्ट 1 day बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन he has served notice on the food business operator of the business of his intention to apply for the order. अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर इमरजेंसी ऑर्डर के लिए अप्लाई करने से पहले, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को अप्लाई करने से पहले कम से कम एक दिन पहले, एटलीस्ट 1 day बिफोर, एफवीओ को इन्फॉर्म करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेगा। इसका पर्पस क्या है? नेचुरल जस्टिस का मिनिमम कंप्लायंस। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल रिक्वायर द फूड सेफ्टी ऑफिसर टू सर्व अ कॉपी ऑफ द order on the food business operator of the business or affix a copy of the order at a conspicuous place on such premises used for the purposes of that business. देखिए सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? इमरजेंसी ऑर्डर के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इमरजेंसी ऑर्डर के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर को बोलेगा कि ऑर्डर की कॉपी सर्व करे। ठीक है, और क्लॉज बी क्या है? प्रेमाइसिस पर ऑर्डर चिपका दे। ठीक है, एंड एनी पर्सन नोइंगली कॉन्ट्रावेंस सच एन ऑर्डर शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 lakhs rupees। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गई आपकी पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट है? वॉयलेशन की क्या पनिशमेंट है? 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, 2 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी में पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सब सेक्शन 5 एन इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द issue by the designated officer of a certificate to the effect that he is satisfied that the food business operator has taken sufficient measures for justifying the lifting of such order। अब सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? इमरजेंसी ऑर्डर तब तक रहेगा जब तक डेजिग्नेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू ना कर दे। ठीक है, सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब ऑफिसर सेटिस्फाइड हो कि सफिशिएंट करेक्टिव मेजर्स ले लिए गए हैं। क्लियर है? सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल इशू अ सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 5 विद इन 7 days ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर फॉर सच अ सर्टिफिकेट एंड ऑन हिज बीइंग नॉट सेटिस्फाइड द सेड ऑफिसर शैल गिव नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days इंडिकेटिंग द रीजन फॉर सच डिसीजन। अब देखिए सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर एप्लीकेशन देता है और ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? विद इन 7 days। और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो 10 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days रिटन रीजन के साथ नोटिस देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर एप्लीकेशन देता है और ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो 10 दिन के अंदर रीज़न जो है वो रिटन रीज़न देने होंगे, उसके साथ नोटिस देना होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम सेक्शन 35 नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग के नोटिफिकेशन के संबंध में है सेक्शन 35। क्या बोल रहा है? The food authority may by notification require registered medical practitioner carrying on their profession in any local area specified in the notification to report all occurrence of food poisoning coming to their notice to such officer as may be specified। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले सेक्शन का बेसिक आइडिया क्या है? सेक्शन 35 का मेन ऑब्जेक्टिव है फूड पॉइजनिंग के केसेस को छुपने से रोकना, गवर्नमेंट को टाइम पर अलर्ट करना और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। इस सेक्शन का फोकस
प्रिवेंशन प्लस अर्ली एक्शन पे है। देखिए इसका मतलब है सेक्शन 35 बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी यानी कि कौन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है? एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकता है। ये कंपलसरी नहीं होता, हर जगह ऑटोमेटिकली जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नोटिफिकेशन की तरह अप्लाई होता है। नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीगली बाइंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स MBBS, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स MBBS ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, डॉक्टर पे लीगल ड्यूटी डाल दी जाती है। सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के डॉक्टर्स, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी, एक म्यूनिसिपल एरिया, फूड अथॉरिटी डिसाइड करती है कौन सा एरिया सेंसिटिव है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, टू रिपोर्ट ऑल ऑकरेंस ऑफ फूड पॉइजनिंग कमिंग टू देयर नोटिस टू सच ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर को हर फूड पॉइजनिंग का केस रिपोर्ट करना होगा, चाहे माइल्ड हो, सीवियर हो, एक पेशेंट का हो, मल्टीपल पेशेंट का हो। ऑल ऑकरेंस मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ठीक है, और कमिंग टू देयर नोटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉक्टर को जो भी केस उसके सामने आए, पेशेंट खुद बोले या टेस्ट से पता चले, दोनों कवर होते हैं। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता मुझे कंफर्म नहीं था, पेशेंट ने क्लियरली नहीं बोला था। ठीक है, और टू सच ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड का मतलब होता है रिपोर्ट रैंडम जगह नहीं जाएगी, नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कौन सा ऑफिसर, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा डेजिग्नेशन ऑफ, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 35 डॉक्टर्स को लीगली बाउंड करता है कि फूड पॉइजनिंग के हर केस की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे, ताकि इमीडिएटली टाइमली एक्शन लिया जा सके। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 35 तक कवर कर लिया है। रिमेनिंग सेक्शंस इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।